अब समाचार विस्तार से। तेलंगाना राज्य सहकारी विपणन संघ टीएस मार्कफेड को मजबूत करने के लिए कृषि मंत्री एस निरंजन रेड्डी ने अधिकारियों से कहा है कि वे बाजार की मांग के अनुसार कपास, लाल चना, मक्का, मिर्च और हल्दी की फसलों की खरीद पर विचार करें। वह चाहते थे कि वे लाल चने के प्रसंस्करण की संभावना का अध्ययन करें और उसका विपणन करें। निरंजन रेड्डी शुक्रवार को यह टीएस मार्कफेड के लिए नए व्यापार प्रस्तावों पर एक बैठक के दौरान मंत्री ने कहा है कि मार्कफेड आदिलाबाद में अपनी इकाई में प्रसंस्करण कपास पर विचार करे और इसे बाजार में बिक्री के लिए गांठों में परिवर्तित करे। इसी तरह उन्होंने अधिकारियों को मूंगफली के प्रसंस्करण और खाना पकाने के तेल और अन्य उत्पादों के उत्पाद के बारे में अध्ययन करने के लिए गुजरात जाने का सुझाव दिया। उन्होंने उन्हें संबंधित राज्यों और संगठनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए टीएस मार्कफेड से मक्का की आपूर्ति के लिए अन्य राज्यों और संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए भी कहा। उन्होंने किसानों को वर्मी कंपोस्ट और जैविक तरल कीटनाशकों की आपूर्ति और उर्वरकों और रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग को कम करने पर भी चर्चा की। कृषि सचिव एम रघुनंदन राव, मार्कफेड के अध्यक्ष मारा गंगारेड्डी और मार्कफेड के अन्य सदस्य और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। गुरुवार को शहर के विभिन्न हिस्सों में वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर और घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। एमजी रोड सिकंदराबाद में बड़ी संख्या में बीआरएस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए, जिसका नेतृत्व पशुपालन मंत्री टी श्रीनिवास यादव कर रहे थे। इस अवसर पर बोलते हुए मंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 8 वर्षों में गैस सिलेंडर की कीमतों में 745 रुपयों की बढ़ोतरी की है। ये विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक कि गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी नहीं की जाती। वर्ष 2019 में गैस सब्सिडी के लिए 22,726 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई थी, जिसे इस वर्ष घटाकर 180 करोड़ रुपए कर दिया गया है। मंत्री ने कहा है कि सब्सिडी में कमी के कारण गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ गई है और कहा है कि महिलाओं को इस तरह के फैसले पर भाजपा नेताओं से सवाल करना चाहिए। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एनवीएसएस उप्पल के पूर्व विधायक प्रभाकर ने मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी बीआरएस एमएलसी कल्वकुंटला कविता की दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करने की योजना का मजाक उड़ाया, जिसमें मांग की गई थी कि केंद्र संसद में महिला आरक्षण विधेयक पेश करे। प्रभाकर ने आरोप लगाया है कि पिछले 9 साल के दौरान तेलंगाना में महिलाओं पर अत्याचार की बढ़ती घटनाओं पर उन्होंने कभी एक शब्द नहीं कहा। उन्होंने कविता पर अपनी ही पार्टी में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा नहीं देने का आरोप लगाया। शुक्रवार को राज्य पार्टी मुख्यालय श्यामा प्रसाद मुखर्जी भवन में संवाददाताओं से बात करते हुए प्रभाकर ने कहा है कि राज्य की राजधानी में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया गया और 2 छात्राओं ने रैगिंग के बाद आत्महत्या कर ली थी, लेकिन कविता ने उनके परिवार को सांत्वना देने की जहमत नहीं उठाई और न ही घटनाओं की निंदा की। उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि प्रस्तावित विरोध सहानुभूति प्राप्त करने के लिए था, क्योंकि दिल्ली शराब घोटाले मामले की जांच, जिसमें कविता को उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया था, ने गति पकड़ ली है। प्रभाकर ने आरोप लगाया है कि कविता घोटाले की मास्टरमाइंड है। राज्यपाल द्वारा विधायकों को मंजूरी नहीं देने को लेकर सरकार के उच्चतम न्यायालय जाने पर प्रभाकर ने कहा है कि बीआरएस सरकार हर मुद्दे को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा है कि राजभवन प्रगति भवन से पैदल दूरी के भीतर था, लेकिन मुख्यमंत्री कभी भी मुद्दों को सौहार्दपूर्ण तरीके से बताने के लिए नहीं गए। एलपीजी मूल्य वृद्धि पर मंत्रियों के विरोध की निंदा करते हुए प्रभाकर ने दावा किया है कि बीआरएस सरकार ने बिजली, पानी, संपत्ति कर और बस शुल्क की कीमतों में वृद्धि की है। बीजेपी नेता सुभाष ने कहा है कि तेलंगाना में बीजेपी की सरकार आने वाली है। उन्होंने कहा है कि वे भाजपा के सत्ता में आने के डर से झूठा प्रचार कर रहे हैं। दुया भट्टा ने कहा है कि बीआरएस सरकार के मन में महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है। उन्होंने टिप्पणी की है कि राज्यपाल से मिलने के लिए पर्याप्त होने पर सुप्रीम कोर्ट जाना और शिकायत दर्ज कराना अजीब है। प्रगति भवन से और सेक्रेटरीट से राजभवन सिर्फ 1 या 2 किलोमीटर। तेलंगाना के आम जनता भलाई के लिए, विकास के लिए तेलंगाना सरकार और केसीआर के सरकार और उनके साथियों बार बार तेलंगाना के आम जनता को परेशान करने का एक मुद्दा ले
अब उनका जो स्कीम्स है, जो उनका आरोप है तेलंगाना केसीआर के परिवार के ऊपर, वो सब कवर करने के लिए गवर्नर को एक बूची दिखा के, गवर्नर को एक विरोधी दिखा के, तेलंगाना जस्ट सरकार का विरोधी दिखा के पूरे देश में अपना वॉइस और अपना स्कोप एक दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि तेलंगाना सरकार। हम ये पूछते हैं कि 2 किलोमीटर की दूरी राजभवन को ये नज़दीक है या सुप्रीम कोर्ट जो 1500 किलोमीटर जो हैदराबाद से है, तेलंगाना की आम जनता के पैसे ऐसा बर्बाद करना, तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करते हैं। अभी भी वक्त है, आप जाइए गवर्नर से पूछिए कि क्या क्या इश्यूज है वो सॉल्व करिए और तेलंगाना के आम जनता का स्कीम्स जो भी है वो आने का एक अच्छा प्रयास करें, तो भी आपको आपके लिए एटलीस्ट तेलंगाना की जनता जस्ट एटलीस्ट दे कैन रिमेंबर यू। इसके पीछे क्या है मुद्दा, मकसद देखिए अभी लिकर्स काम जो है और आज तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी का विकास हो चुके हैं। बंडी संजय के नेतृत्व में जो पादयात्रा कर रहे हैं और जो स्ट्रीट कॉर्नर्स जो बने वो सब आम जनता ने स्वीकार करे हैं कि तेलंगाना की सरकार जितना धोखा दिया है आम जनता की, अभी उनको पूरा अभी मालूम हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी का विकास जो तेलंगाना में हो रहा है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आम जनता को मालूम है। ये सब कवर करने के लिए गवर्नर को परेशान करके, आम जनता को परेशान करके राजकीय लब्धि सिर्फ उसमें अपना भलाई के लिए, अपना फेलियर्स को कवर करने के लिए और अपना वॉइस जो देश के लिए, देश को सुनाने के लिए, अपना विकास के लिए, अपना पार्टी के लिए विकास के लिए ये सब काम कर रहे हैं। ये हम इसमें अनुरोध करते हैं और डिमांड करते हैं कि ऐसा काम चीज़ मत करिए और तेलंगाना की जनता को परेशान मत करिए। सीपीएम नेता राघव केंद्र सरकार से नाराज हैं। उन्होंने समस्याग्रस्त तरीके से काम करने के लिए भाजपा की आलोचना की। उन्होंने भाजपा पर देश में राज्यों के अधिकारों को खत्म करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही तेलंगाना में बस यात्रा का आयोजन किया जाएगा। भाजपा की नीतियों से लोगों को अवगत कराया जाएगा। सीपीएम नेता राघव केंद्र सरकार से नाराज हैं। उन्होंने समस्याग्रस्त तरीके से काम करने के लिए भाजपा की आलोचना की। उन्होंने भाजपा पर देश में राज्यों के अधिकारों को खत्म करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही तेलंगाना में बस यात्रा का आयोजन किया जाएगा। भाजपा की नीतियों से लोगों को अवगत कराया जाएगा। भाजपा तेलंगाना में सत्तारूढ़ बीआरएस के लिए एकमात्र संभावित विकल्प है और पिछले 3 वर्षों में राज्य में हुए सभी उपचुनावों में लोगों ने इसे साबित कर दिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय कुमार ने गुरुवार 23 फरवरी को जोर दिया। राज्य भाजपा कार्यालय में बूथ सशक्तिकरण अभियान कार्यशाला में बोलते हुए बंडी संजय ने कहा है कि संगठनात्मक रूप से पार्टी कांग्रेस, बीआरएस और यहां तक कि टीडीपी की तुलना में बहुत मजबूत थी, जिसके बारे में उन्होंने कहा है कि उनके पास ग्राम स्तर और मंडल स्तर की समितियां नहीं है। कई राज्यों में बीजेपी राजनीतिक दल जिनके पास कोई संगठनात्मक ताकत नहीं है, वे लंबे समय तक टिक नहीं सकते। भाजपा 18 राज्यों में केवल इसीलिए सत्ता में है क्योंकि उसके पास एक मजबूत संगठनात्मक नेटवर्क है। जमीनी स्तर पर अपनी ताकत के कारण पार्टी 2 बार केंद्र की सत्ता में आने में सफल रही है और 2024 में हैट्रिक के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना में भी पार्टी अपनी संगठनिक ताकत बढ़ा रही है क्योंकि लोगों ने उसे अगले चुनाव में सत्ता में लाने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा, हमने अब तक 34,000 मतदान बूथ समितियों का 80% पूरा कर लिया है। बंडी संजय ने कांग्रेस और बीआरएस के इस प्रचार को खारिज कर दिया है कि कई विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा के पास कोई उम्मीदवार नहीं है। वास्तव में 56 विधानसभा क्षेत्रों में स्थानीय नेताओं के बीच एक बड़ी प्रतिस्पर्धा थी जो प्रजा संग्राम यात्रा द्वारा कवर की गई थी। उन्होंने कहा, लोग बीआरएस का पुरजोर विरोध कर रहे हैं और भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। पार्टी की नुक्कड़ सभाओं को लेकर लोगों का जबरदस्त रिस्पांस मिला है। भाजपा बीआरएस सरकार की विफलताओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की सफलताओं को उजागर करने के अलावा स्थानीय मुद्दों पर प्रतिक्रिया देकर उनका विश्वास जीतने में सफल रही है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा है कि पार्टी लोगों को स्पष्ट रूप से यह समझाने में सक्षम रही है कि सत्ता में आने पर वह क्या करेगी, चाहे वह मुफ्त स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, सबके
के लिए घर या किसानों के लिए फसल बीमा योजना और अन्य सभी कल्याणकारी योजनाएं हो, केंद्र द्वारा पेश किया गया। उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनाव पूर्व वादों को लागू करने में सरकार की विफलता के बारे में जब भाजपा ने बीआरएस नेताओं से सवाल किया तो उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। उन्होंने आलोचना की है कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव तेलंगाना को वित्तीय सहायता नहीं देने के लिए केंद्र और मोदी को गाली देकर तेलंगाना की भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसमें राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन को उन 10 विधायकों को मंजूरी देने का निर्देश देने की मांग की जिन्हें उन्होंने लंबित रखा है। मुख्य सचिव ए शांति कुमारी ने राज्य सरकार की ओर से याचिका दायर की। याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होने की संभावना है, जबकि 7 विधायक राज्यपाल के पास लगभग 6 महीने से लंबित थे। सितंबर 2022 से शेष 3 को बजट सत्र में पारित किया गया था, जो लगभग 3 सप्ताह पहले संपन्न हुआ था। इनमें से सरकार विश्वविद्यालयों के लिए सामान्य भर्ती बोर्ड, नगर पालिका कानूनों में संशोधन और निजी विश्वविद्यालयों पर 3 विधायकों को जल्द से जल्द मंजूरी दिलाने की इच्छुक है। सरकार ने फरवरी में तेलंगाना उच्च न्यायालय का रुख किया था और विधानसभा में पेश करने के लिए बजट 2023 से 24 को मंजूरी देने के लिए राज्यपाल को निर्देश देने की मांग की थी। सरकार द्वारा प्रथागत राज्यपाल के अभिभाषण के बिना बजट सत्र शुरू करने का निर्णय लेने के बाद राज्यपाल ने मंजूरी रोक दी थी। राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के लिए सहमत होने के बाद यह मुद्दा सुलझ गया। सितंबर 2022 से लंबित 7 बिल है। यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट्री तेलंगाना बिल, आजमाबाद औद्योगिक क्षेत्र पट्टे की समाप्ति और विनियमन संशोधन विधेयक, तेलंगाना नगर पालिका कानून संशोधन विधेयक, तेलंगाना लोक रोजगार सेवानिवृत्ति की आयु का विनियमन संशोधन विधेयक, तेलंगाना यूनिवर्सिटी कॉमन रिक्रूटमेंट बोर्ड बिल 2022, तेलंगाना मोटर वाहन कराधान संशोधन विधेयक और टीएस निजी विश्वविद्यालय स्थापना और विनियमन संशोधन विधेयक। हाल के बजट सत्र में विधानमंडल ने 5 विधेयक पारित किए। राज्यपाल ने 2022 के लिए विनियोग विधेयक और दूसरे को 2023 से 2024 के लिए मंजूरी दे दी। अन्य 3 विधायक जिनके लिए सरकार मंजूरी मांग रही है वे है प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, तेलंगाना नगर पालिका संशोधन विधेयक और तेलंगाना पंचायत राज संशोधन विधेयक। तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बुल्लम विजय सेन रेड्डी की खंडपीठ ने शुक्रवार को तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी टीपीसीसी के अध्यक्ष और मल्काजगिरी के सांसद रेवंत रेड्डी द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई की, जिसमें यात्रा के मद्देनजर अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए बीआरएस सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी, उसके द्वारा किया गया। एम रूपेंद्र जीपी फॉरम होम ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक खुफिया विभाग द्वारा भेजे गए फैक्स संदेश दिनांक 15 फरवरी 2023 की एक प्राप्ति प्रस्तुति की, जो सभी सीपी पुलिस अधीक्षक, सभी आरआईओ, रेंज डीआईजी, आईजी, जीपी को संबोधित करते हुए उन्हें रेवंत रेड्डी की यात्रा के बारे में सूचित किया गया था। यात्रा 6 फरवरी को मुलुगु जिले से शुरू हुई है और आगामी आम चुनाव 2023 तक जारी रहेगी। सभी यूनिट अधिकारियों को यात्रा के दौरान रेवंत रेड्डी को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया गया था, जो स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। फैक्स संदेश का अवलोकन करने के बाद न्यायमूर्ति बुल्लम विजय सेन रेड्डी ने कहा है कि चूंकि याचिकाकर्ता को सुरक्षा प्रदान की गई है, इसीलिए अब रिट याचिका पर सुनवाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मामला निरर्थक हो गया है। इसके अलावा न्यायमूर्ति विजय सेन रेड्डी ने याचिकाकर्ता रेवंत रेड्डी के वकील टी रजनीकांत रेड्डी से 6 मार्च को अदालत को सूचित करने के लिए कहा है कि क्या याचिकाकर्ता को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की गई है। रेवंत रेड्डी ने बीआरएस सरकार को मौजूदा सुरक्षा के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए निर्देश देने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, क्योंकि उन्हें बीआरएस नेताओं से खतरा था, क्योंकि उन्होंने बीआरएस सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ प्रचार किया था। आगे की सुनवाई के लिए मामले को 6 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया। विधायक राज सिंह को हाईकोर्ट से राहत मिली है। राज सिंह के रिमांड को पहले नामपल्ली अदालत ने खारिज कर दिया था। हालांकि मंगलाट पुलिस ने नामपल्ली कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पुनरीक्षण अपील याचिका को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने नामपल्ली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।
नामपल्ली कोर्ट ने पिछले साल 23 अगस्त को विधायक राजा सिंह की रिमांड खारिज कर दी थी। अदालत शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए अभियुक्तों को रिमांड पर लेने के अभियोजन पक्ष के तर्कों से सहमत नहीं हुई। गिरफ्तारी के समय 41 CRPC सुप्रीम कोर्ट ने इन दावों को मान्यता दी है कि नियमों का पालन नहीं किया गया था। कोर्ट ने राजा सिंह को जमानत देने का ऐलान किया। उस समय गिरफ्तार किए गए राजा सिंह को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया गया। नामपल्ली कोर्ट में राजा सिंह की जमानत याचिका पर करीब 45 मिनट तक बहस चली। राजेंद्र नगर डीसीपी जगदीश्वर रेड्डी ने गर्मी को देखते हुए रंगारेड्डी जिले के कांटेदान औद्योगिक क्षेत्रों में आग लगने की घटनाओं को रोकने में सभी से सहयोग करने का आह्वान किया है। माइलरदेवपल्ली में उद्योगपतियों के साथ जागरूकता सम्मेलन आयोजित किया गया। अग्नि दुर्घटनाओं की स्थिति में बरती जाने वाली सावधानियों पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई करने की चेतावनी देते हुए डीसीपी ने सभी को सुरक्षा नियमों का पालन करने की सलाह दी। इंजीनियरिंग छात्र नवीन हत्याकांड में आरोपी हरिहर कृष्णा को अब्दुल्लापुर मेट पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। रंगारेड्डी जिला SC और ST अत्याचार विशेष अदालत ने हरिहर कृष्णा को 1 सप्ताह के लिए पुलिस हिरासत में रखने की अनुमति दी। नतीजतन हरिहर कृष्णा जो चरलापल्ली जेल में थे को अब्दुल्लापुर मेट पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस हरिहर कृष्णा से 3 से 9 मार्च तक पूछताछ करेगी। क्या किसी और ने की आरोपी की मदद या एक ही मारा, इस लिहाज से इसकी जांच की जाएगी। वहीं पुलिस हरिहर कृष्णा और नवीन से संपर्क में रहने वाली युवती की भूमिका के बारे में भी पूछताछ करेगी। नवीन ने शव के अंगों को कहां फेंका, इसकी जानकारी भी जुटाई जाएगी। हत्या के तरीके पर सीन रिक्रिएशन किया जाएगा। मुसाराम बाग से पेद्दांबरपेट वाइन तक, वहां से अब्दुल्लापुर मेट के उस इलाके तक जहां हत्या हुई थी, फिर वहां से ब्रह्मणपल्ली से हसन के घर और फिर उस इलाके तक जहां हत्या हुई थी। उसके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर और साक्ष्य जुटाए जाएंगे। शुक्रवार को SR नगर में एक जिम ट्रेनर सहित 3 लोगों को अवैध रूप से कम समय में मांसपेशियों के निर्माण के लिए स्टेरॉइड के रूप में उपयोग किए जाने वाले ग्रोथ हार्मोन इंजेक्शन और टैबलेट की खरीद और बिक्री के आरोप में गिरफ्तार किया गया। कुल मिलाकर 1100 टैबलेट और 180 इंजेक्शन की शीशियां जब्त की गई, जिनकी कुल कीमत 1 लाख रुपए है। SR नगर पुलिस और ड्रग कंट्रोल टीम के साथ टास्क फोर्स के साथ अमीरपेट में प्रोटीन सप्लीमेंट का कारोबार करने वाले D ओम प्रकाश 40, अंबरपेट से प्रोटीन सप्लीमेंट बेचने वाले S नरेश 38 और चंद्रायन गुट्टा में बारकस से एक जिम ट्रेनर सैयद फारूक 27 को गिरफ्तार किया गया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम का एक व्यक्ति अविनाश फरार है। पुलिस के मुताबिक अपना मसल न्यूट्रिशन सप्लीमेंट प्रोटीन बिजनेस शुरू करने से पहले ओम प्रकाश ने फ्रीलांस जिम ट्रेनर के तौर पर काम किया। बाजार में ग्रोथ हार्मोन इंजेक्शन और टैबलेट की मांग को देखते हुए उन्होंने उन्हें कम कीमत पर खरीदना और जिम जाने वाले फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग के शौकीनों को उच्च दरों पर बेचना शुरू किया। टास्क फोर्स के डीसीपी चक्रवर्ती गुम्मी ने कहा है कि ओम प्रकाश ने अपने बचपन के दोस्त अविनाश को भी शामिल किया, जो एक फार्मेसी चलाता है। नरेश के अलावा जो जिम में प्रोटीन सप्लीमेंट के वितरण व्यवसाय में है, और सैयद फारूक को जो बेगम बाजार में जिम ट्रेनर है के अलावा ग्रोथ हार्मोन इंजेक्शन और टैबलेट की बिक्री करता है।